हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एरर एनालिसिस। ओके, हमने यूनिट एंड मेजर चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एरर एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, एरर। तो जब हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ एरर आ सकता है। ओके, एग्जैक्ट मेजरमेंट करना मुश्किल होता है। द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट पॉसिबल। द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जिस वैल्यू को हमने मेजर किया है, फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू क्या कहलाती है? एरर कहते हैं हम उसको। ओके, तो हमने क्या कहा? एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कुछ होगी, बट मेजर्ड वैल्यू इससे क्या कर सकती है? डेविएट कर सकती है जो हमने मेजर किया है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास एरर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 2 kg एप्पल्स हैं। ओके, जब आपने मेजर किए तो आपके हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती होगी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में या हमारी रीडिंग लेने में कुछ मिस्टेक हो जाएगी, या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही गलत मेजर करता होगा। तो वहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी? कुछ अलग आएगी। मे बी आपके 2 kg से ज़्यादा आ जाए या 2 kg से कम आए। तो वो क्या हो जाएगा? हमारी रीडिंग में, हमारी मेजरमेंट में क्या हो जाएगा? एरर। तो एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब देखिए, जो एरर्स होते हैं उन वो किन कारणों की वजह से होते हैं? ओके, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, कांस्टेंट एरर, एंड देन एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से एरर होते हैं। ओके, अब हम इनको समझते हैं कि ये एरर कैसे, किस प्रकार से होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो देखिए, सिस्टमेटिक एरर नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टमेटिक से मतलब आ रहा है सिस्टम। तो हमारा सिस्टम क्या है? हमारे पास कुछ एपरेटस होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हमारे पास। तो वो क्या है? हमारा सिस्टम है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब उसमें ही कुछ क्या होगा? खराबी होगी, सिस्टम में ही कुछ खराबी होगी। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर इज द डेविएशन caused by caused due to a single non source is called systematic error। ठीक है, कोई हमारे पास एक सिंगल सोर्स होगा जिसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से हमारा एक एरर आ रहा होगा। तो इसमें क्या हो सकता है? आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन ही गलत हो। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग गलत आ रही है। ओके, सिस्टम की कैलिब्रेशन सही ढंग से नहीं करी गई हो। ठीक है, सिस्टम की कैलिब्रेशन। अब देखो कैलिब्रेशन क्या होता है। देखो कैलिब्रेशन, देखिए आप, कैलिब्रेशन क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आपके पास थर्मामीटर होता है, जो मरकरी थर्मामीटर होता है, तो जो उसका पॉइंट टिप होती है जिसको हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है, अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो वो सेंस करता है हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को। ओके, और उसमें एक मरकरी होता है, तो जो टेम्परेचर से मरकरी क्या करता है? एक्सपैंड करता है। और वो मरकरी, जो मरकरी की जो ट्यूब होती है उसमें एक्सपैंड करता है और हमें एक रीडिंग मिल जाती है। ओके, तो वो एक कैलिब्रेशन है कि टेम्परेचर के साथ मरकरी कितना एक्सपैंड करेगा। ओके, तो मान लीजिए हमारे मेरे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, या तो आप बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है। तो मरकरी को कितना एक्सपैंड करना है? उस रीडिंग तक एक्सपैंड करना है। मरकरी को जो एक्सपैंड करना है तो वो सेम ही रीडिंग उसको देनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? मरकरी का एक्सपैंड करना और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ क्या है? कैलिब्रेट हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही तरह से कैलिब्रेट है। मान लीजिए मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है, पर मरकरी एक्सपैंड सही तरीके से नहीं कर रहा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग दे रहा है, तो वो कैलिब्रेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। तो अब देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन गलत हो सकता है। ओके, तो क्या होता है आपका? सिस्टमेटिक एरर। ओके, या तो आप ये बोल सकते हैं, जब आपने अपने अपरेटस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को जब सेटिंग कर रहे थे उसकी, हो सकता है कुछ और हमारा एक्सपेरिमेंट हो। ठीक है, तो हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट गलत कर दिया है। ओके, तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं?
हम जो भी हमने शुरू में उसमें जो भी एरर होगा उसको हम पहले ही नोट डाउन कर लेंगे कि ये इतनी डेविएशन देता है। ठीक है, ये शुरू में ही क्या, हम उसके शुरू में ही उसके एरर को फाइंड आउट कर लेंगे कि ये इतने का एरर शुरू में ही देगा। ठीक है, उस एरर को हम लिख लेंगे और बाद में जो हमारी रीडिंग आएगी उसमें जो एरर हमारे पास पहले से है, जो हमें पता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना डेविएशन देगा, उसको हम ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इस तरह से हम सिस्टमेटिक एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो अननोन रीजंस की वजह से होते हैं। ठीक है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होंगे। ओके, ये हमारी खुद की गलती से वजह से होंगे, जैसे सेल्फ मिस्टेक की वजह से होंगे। तो जैसे एक एरर आता है पैरेलैक्स एरर। ठीक है, मान लीजिए जो हमारी निडल है, जो इंस्ट्रूमेंट की निडल है, वो किसी पॉइंट के ऊपर सेटल हो गई है। ठीक है, अब हमने रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो हो सकता है, देखो दो आपके डिवीजन्स कई सारे हो सकते हैं, जैसे एक डिवीज़न है, ये डिवीज़न है, तो हमारे देखने में ही हम देखना किसी और डिवीज़न को चाहते थे और देख किसी और को लिया। ठीक है, तो ये हमारी खुद की गलती की वजह से हमने खुद ही क्या कर दी, रीडिंग गलत पढ़ ली। ओके, तो ये हमारे आइज़ में एक आइज़ की वजह से क्या होता है, एक पैरेलैक्स एरर होता है। ठीक है, हमारे देखने में भी क्या हो जाएगी, कुछ गलती हो सकती है। ओके, अब रैंडम एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय टेकिंग मोर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपको एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन रीड करनी है, लिखनी है। ठीक है, हो सकता है उसमें एक आधी गलत हो जाए तो बाकी तो ठीक होंगी ना। ठीक है, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपका कुछ एरर हो सकता है। ओके, अब देखिए थर्ड है लीस्ट काउंट एरर। ये एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंटल एरर ही होता है। अब देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है, जैसे हमारे पास स्केल होता है ना, तो सेंटीमीटर स्केल होता है। तो सेंटीमीटर स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉल रीडिंग ये स्केल क्या मेजर कर सकता है, 1 mm। ठीक है, 1 mm इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस स्केल। तो ये क्या हो गया इसका लीस्ट काउंट। तो 1 mm क्या है इसका, 1 मिलीमीटर क्या है इस स्केल का लीस्ट काउंट। ओके, तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये देखो, यहाँ पे देखो ये 1.3 है और ये आगे 1.4 है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी रीडिंग 1.3 और 1.4 के बीच में होगी, तो आप मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये इंस्ट्रूमेंट या तो 1.3 मेजर करेगा या तो 1.4 सेंटीमीटर मेजर करेगा। ओके, अगर इसके बीच का हुआ तो फिर आप नहीं रीड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम आगे देखेंगे, इसके लिए एक बर्नियल कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो इससे भी छोटी रीडिंग मेजर कर पाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं आपके लीस्ट काउंट एरर। ओके, अब देखिए दो एरर्स और हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और लीस्ट काउंट। ये है आपका कांस्टेंट एरर। ठीक है, कांस्टेंट एरर भी क्या होगा, प्रॉब्लम इन कैलिब्रेशन ऑफ स्केल। ठीक है, सेम एरर है कि आपके स्केल की कैलिब्रेशन गलत कर दी गई होगी। जैसे मैंने आपको थर्मामीटर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये कांस्टेंट होगा, आप एक बार ये सेट हो गया तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। फिर आपको ये इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तब जाके ये कांस्टेंट एरर आपका ठीक होगा। ओके, अब देखिए क्या होता है आपका लास्ट जो एरर आता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो क्या होगा, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो आपको पता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने गर्मी और सर्दियों में देखा होगा, जो हमारे घर के डोर्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक तरह से कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कभी एक्सपैंड कर जाते हैं। तो उनको बंद करने में क्या होती है, हमें परेशानी महसूस होती है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ मेटल क्या करती है, अपना साइज़ बढ़ा लेती है। ठीक है, और तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, और वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस के ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मेटल से तो बने होते हैं। ठीक है, तो वो विंटर्स और समर में अलग अलग रीडिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हम मोस्टली इसको रिमूव करने के लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सब फैक्टर की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते हैं। ओके, ताकि वो डिफरेंट रीडिंग्स ना दे। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं
अब देखिए, अब मेजरमेंट आपकी दो प्रकार की होती है। मेजरमेंट आपकी या तो एक्यूरेट होगी या तो प्रिसाइज हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो अब एक्यूरेट मेजरमेंट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका एरर कम से कम हो। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज आपकी रीडिंग आए। ठीक है, जो आप मेजरमेंट करोगे वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हो। ठीक है, तो हमने एक्यूरेसी को किस तरह से डिफाइन किया गया है? द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द आउटपुट रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज टू द करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है उससे कितना क्लोज है आपकी रीडिंग, ठीक है, आपकी मेजरमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूरेसी। ओके, जैसे आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप वेट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो आपके पास जो रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, जो आपके पास रीडिंग्स आ रही हैं, मान लीजिए ये कुछ मैंने रीडिंग्स लिखी हुई हैं, रीडिंग्स की वैल्यू x है। ठीक है, पहले आपके पास 5.0 आया, फिर आपके पास 5.1 आ रहा है, फिर 5.2 आ रहा है, फिर आपके पास 5.3, 5.4। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत डेविएट कर रही है हर बार। ओके, बट क्या है, क्लोज है, देखो सब 5.5 पॉइंट करके ही है। ठीक है, तो आपके पास रीडिंग्स में वेरिएशन जरूर आएगी, आ सकती है, बट वो क्या है, क्लोज है। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारी ये क्या है, एक्यूरेसी है। ओके, क्लोज है हमारी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू के साथ। ओके, अब आप देखिए, अब आती है आपके पास मीन वैल्यू। अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास ये सब वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आपके पास आ गई। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है एक्यूरेट वैल्यू या तो मीन वैल्यू। मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, उसको हम एक्स बार से यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मीन वैल्यू होगी एक्स बार, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रीडिंग्स आई हैं इन सब का क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। कितनी है, 1 2 3 4 5 रीडिंग्स हैं, तो सबको ऐड किया और डिवाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। ये आपके पास जितना भी आएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जो मीन वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ओके, ये कुछ वेट भी हो सकता था, कोई भी आपकी क्वांटिटी मेजर हो सकती थी। ठीक है, हमने लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने रीडिंग ली हुई है। ओके, तो क्या होगा आपकी, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी x1 x2 x3 x4 x5 आपकी 5 रीडिंग्स हमने ली थी। तो हमने इनकी मीन वैल्यू कैसे निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है, सबका ऐड करना है डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज़ ये हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स बार को क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू। ओके, अब देखिए प्रिसीजन। अब देखिए प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन डिस्क्राइब्ड एन इंस्ट्रूमेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रैंडम एरर। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का होगा उतने ही आपके रैंडम एरर कम होंगे। ओके, रैंडम एरर हमने क्या बोला था, रैंडम एरर होता है जो हमारी सेल्फ मिस्टेक की वजह से हमारे एरर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी हमने कहा था, एक्यूरेसी होती है कि आपकी जो रीडिंग है, जो आपकी मेजरमेंट है, वो करेक्ट वैल्यू के कितने करीब है, कितना क्लोज है। ओके, तो वो हो जाएगी हमारी एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है आपका, प्रिसीजन आपका एक्यूरेसी से भी ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज कब होगा, जब आपका बहुत क्लोज आपकी रीडिंग आए। ठीक है, यहाँ पे फिर भी देखो 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.1 का क्या है, आगे आपका एरर, इसमें आपका आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5.0, यहाँ पे फिर भी आपका क्या है, रीडिंग्स बहुत डेविएट कर रही हैं। बट प्रिसाइज में क्या होगा, प्रिसाइज बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मोर क्लोज रीडिंग्स आपकी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जैसे 6.10 6.11 6.12 6.13, यहाँ पे 0.01 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 का आ रहा है। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब हुआ कि और भी ज़्यादा क्लोज आपकी रीडिंग आएंगी। ठीक है, ओके, अब देखिए आपका एरर्स को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीके हैं। ठीक है,
एरर्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। तो सबसे पहले आता है आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, दूसरा आता है रिलेटिव एरर, तीसरा आता है परसेंटेज एरर। तो आपने एरर के मैग्नीट्यूड को बताना है, बट उसको बताने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कौन सा एरर होता है? द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट एरर, एरर क्या होता है? एरर होता है द डेविएशन, ठीक है, द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू टू द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट एरर, उसको हमने डेल्टा एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है किसके बीच में? जो हमारी मीन वैल्यू थी, देखो ये हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करी थी ना यहाँ से, ओके। मीन वैल्यू माइनस जो हमारी एक पर्टिकुलर रीडिंग हमें जो मिल रही है, ठीक है, टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में? मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, ओके। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये हमने कुछ रीडिंग्स यहाँ पे नोट डाउन करी थी, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में हमें 5 रीडिंग्स हमें मिली थी, ओके। तो ये जो 5 रीडिंग्स हैं, इन 5 रीडिंग्स का जो हमारे पास मीन वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? मीन वैल्यू आई थी हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर, ओके। ओके, मीन वैल्यू आई थी हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट एरर बताना है, तो हम क्या करेंगे? मीन वैल्यू माइनस जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, इसके डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए यहाँ पे हर रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, तो ये जो पहली रीडिंग है x1 विच इज़ 5, तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा तो इसको बोल देंगे हम डेल्टा x1। तो ये क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस x1। अब दूसरी रीडिंग का जो एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट इज़ मीन वैल्यू माइनस दैट रीडिंग, ठीक है। तो हमारे पास हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर हमें मिल गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग का हमारे पास है। 5 रीडिंग्स थी, तो 5 रीडिंग्स के एब्सोल्यूट एरर हमारे पास हैं, ठीक है। आपका एब्सोल्यूट एरर देखो यहाँ पे माइनस में भी आया है। आपका जो मीन वैल्यू थी दैट वाज 5.2, आपकी रीडिंग कितनी थी? 5.3। जब हम इनका एरर देखेंगे एब्सोल्यूट एरर दैट इज़ माइनस 0.1, ओके। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए, अब आप आगे देखेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 5 एब्सोल्यूट एरर हैं रीडिंग्स के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन सब एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देंगे और डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 5। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। अब देखो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो उसमें आपने ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे इनका आपने मॉड लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास माइनस में भी 2 एरर्स थे, माइनस में आपने इनका पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है? पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। इसको क्या कंसीडर करना है? 0.1 ही कंसीडर करना है। जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स बार से, ठीक है, मीन है ना, तो मीन लगाने के लिए हम बार लगा देंगे, ओके। तो डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 0.12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्या आ गया आपके पास? मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो आप किसी भी क्वांटिटी को अपनी जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको एरर के साथ कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। तो एक्स बार क्या है? एक्स बार होती है आपकी मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर आपका इसमें ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है कि ये जो हमारी मीन वैल्यू है इससे आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो एरर इसमें ऐड भी हो सकता है और वो एरर आपका सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जो 5.2 क्या था हमारी मीन वैल्यू प्लस माइनस 0.12 जो क्या है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर आपको कोई रीडिंग, कोई मेजरमेंट कुछ इस तरह से दिखे तो उसका मतलब क्या होगा? ये जो शुरू में लिखा होता है ये क्या होती है? मीन वैल्यू, ठीक है। जिस क्वांटिटी की आपने डिफरेंट रीडिंग्स आपकी क्या मेजर करी थी उसका क्या है? ये मीन है। और ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, कि ये जो मेजरमेंट है इसमें इतना एरर हो सकता है, या तो इतना इसमें ऐड होगा या तो इसमें इतना सब्ट्रैक्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी है एरर होने की, ठीक है। बिकॉज हर रीडिंग के लिए अलग अलग एरर था। फिर हमने उसका क्या लिया? एब्सोल्यूट एरर देखा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर देखा। तो ये क्या होता है आपका? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका? मीन एब्सोल्यूट एरर है ये, ओके।
चलिए आगे देखते हैं रिलेटिव एरर। अब देखिए रिलेटिव एरर इसी से ही आया है। रिलेटिव एरर आपकी रेशियो होती है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और ये क्या है मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये क्या है आपका डेल्टा एक्स बार मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.12 डिवाइड बाय 5.2। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव एरर। ओके, अब आप देखिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज की टर्म में लिख देते हैं तो आप क्या बोलते हैं, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे इसके साथ। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी, परसेंटेज बन जाएगी। ओके, तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करके दोबारा से इसको देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।